वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज दो तीन अहम मामलात हैं जिस पर बात होगी। एक तो जाहिर सी बात है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा था भारत का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए वो इंडिया गए थे और वहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म लिया। बात हो रही थी कि शायद उनके साथ बेहतर तरीके से वेलकम नहीं किया गया उन्हें, और उस पर जो वज़ीर ख़ारजा थे भारतीय, उनका जो स्टेटमेंट था वो भी आपने सुना। हद तक आमेज़ उन्होंने गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान से मुतल्लिक, और दहशतगर्द एक दफ़ा फिर से करार देने की कोशिश की गई रियासत पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी वतन वापस पहुँच चुके हैं। उन्होंने आकर वहाँ के हालात बताए हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और अक़लियतों के साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है, और किस तरह से जो कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह कायम है। जहाँ ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो बात होगी कि क्या उन्हें जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, और अगर वो गए तो उसके बाद जो इंडिया में उनके साथ सलूक किया गया, क्या वो मुनासिब था, क्या वो सफारती आदाब के ऐन मुताबिक था, और ये भी कि आगे क्या शहबाज शरीफ साहब को भी मज़ीद अपना दौरा जो आगे शेड्यूल भी हो सकता है उनका हो आने वाले दिनों में, तो क्या उनको भी इस सिलसिले में नज़रसानी करनी चाहिए या नहीं, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ जो अहम डेवलपमेंट है सियासत और अदालत से जुड़ी खबरों से मुतालिक, उस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस की समाअत हुई, जिसमें हुकूमत ने यकायक ये जवाब जमा कराया कि वो कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील करने के लिए आमादा हो चुकी है, मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, और अब डेट पर सिर्फ इत्तेफाक करना है जिसके लिए उन्हें मज़ीद वक्त दरकार है। आज कोई ख़ास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई नया हुक्म जारी किया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है, कुछ बातें चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन पर भी बात करेंगे, और ये भी सवाल उठाएंगे कि 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं हो पाता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तो क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करने जा रही है हुकूमत के खिलाफ, या फिर मुज़ाकरात की जो शील्ड हुकूमत ने ली है उसके बाद अब उनके लिए कुछ बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है। इस पर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज प्रोग्राम में खास तौर ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सैयदा शहला रज़ा साहिबा, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। शहला रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पहले आपसी से मैं ज़रा दो तीन अहम पॉइंट्स पर आपकी राय जान लूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैम ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 14 मई वाला, और पीपल्स पार्टी हमेशा ही आइन और कानून और फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से एक बड़ी उजली रिवायत रखती है, अपनी तारीख रखती है। तो आप समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऐन हुक्म के मुताबिक? आवाज नहीं आ रही शैला रज़ा साहिबा की। जी शैला साहिबा, शायद आपका माइक ऑफ है। जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अभी बेहतर है। जी ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, बात यह है कि एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में जो है डेवलप हो चुकी है, और इलेक्शन को लेकर मामला कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और एक बातचीत का आगाज़ हुआ, और वो बातचीत जो है वो दो बातों पे मुत्तफ़िक़ होकर कि इलेक्शन जो हैं वो एक साथ होने चाहिए, और कुछ और बातें इसकी साइड की उनके बाद ख़त्म हो गए, लेकिन तारीख़ पे इत्तेफाक नहीं हो सका। मैं ये समझती हूँ कि अगर इमरान साहब जो हैं वो किसी के कहने पर 99% वो लोग जो कि इलेक्टोरल कॉलेज था वो बता चुके थे वज़ीर आला को, वज़ीर आला का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसके मेंबर्स पार्लियामेंट होते हैं, वो नहीं चाहते थे कि असेंबली टूटे, फिर भी तोड़ दी गई। तो अब सूरत हाल बहुत अजीब सी है कि एक हुक्म जो है वो पंजाब के लिए है, केपी के लिए कुछ नहीं है, और 90 डेज़ का तो अब मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि 30 अप्रैल भी जो है वो 90 डेज़ के बाद थी। तो अब मामलात ये हैं कि हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। आपको याद होगा कि 88 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें नहीं, मैं 88 की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले जो इलेक्शन हुए तो उसमें ये हुआ था कि
कौमी और सूबाई असेंबली अलग-अलग वक़्त पे हुए थे और फिर उसमें पंजाब में कुछ सूरत-ए-हाल बदल गई थी और वहाँ पर कुछ ऐसे नारे लगे थे कि जिसके बाद इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जो है वो आज तक डेवलप नहीं हो सकी। फिर कुछ इस तरह से भी हमारे मुल्क में इलेक्शन डिज़ाइन किए गए कि हर सूबे में एक अलग पार्टी की हुकूमत बनी और उससे एक अजीब सी बू आ रही थी उससे भी। तो इस वक़्त पंजाब में हमारी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अगर सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ से जो भी पार्टी ये तो सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं वो अपनी जगह, और इस बात को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है कि असेंबली तहलील होनी चाहिए था नहीं, लेकिन अब बात तो इससे बहुत आगे चली गई ना। शैला रजा साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म मौजूद है, इससे भी आगे इसलिए गई है कि यही बातें हैं जिन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो और एक चैलेंज नहीं किया ना हुकूमत ने। अगर असेंबलियों की तहलील पे हुकूमत को कोई एतराज था तो वो चैलेंज कर देते। किसी जगह कमजोर थी, अगर हुकूमत किसी जगह कमजोर थी कानूनी तौर पे तो असखुद नोटिस लेके इसको मेंटेन किया जा सकता था, लेकिन असखुद नोटिस लेने के बजाय इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। पंजाब में मुख्तलिफ तरीक़े के फैसले देके जिसको माहिर क़वानीन ये कहते हैं कि 63A रीराइट किया गया। तो अब हालात इस नहज पे नहीं है कि आप ये कह दें कि 15 मई को इलेक्शन होगा। खुद इलेक्शन कमीशन भी ये कह चुका है कि अब 15 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। और मैं भी समझती हूँ, आप समझते हैं पीपल्स पार्टी का जो एक चूंकि हम तो पीपल्स पार्टी को ऐसे देखते हैं कि उन्होंने तो इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल उस फैसले पे भी अमल दरामद करवा दिया था। तो पीपल्स पार्टी क्या इस फैसले पर अमल दरामद ना होने पर मुतमईन है? आप लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर अमल नहीं हो रहा तो इट्स ओके? बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो जब भी मुतमईन थी, जब हमने उस वक्त भी नहीं चाहा था इलेक्शन आगे बढ़े। खुद इलेक्शन कमीशन ने और सब ने हालात देखते हुए मुहतरमा की शहादत के बाद इलेक्शन आगे बढ़ाए थे। और हम जब भी मुतमईन थे 2013 में, जब हमारी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था और हम कोई जलसे नहीं कर सकते थे और हमें ये कहा जा रहा था कि हम अपनी पॉलिसीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं और तालिबान को खुशामदीद कहा जा रहा था, हम उस वक्त भी मुतमईन थे। हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ों में पार्लियामेंट की रजामंदी को देखना होगा, क्योंकि बहरहाल पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। ठीक, आप साथ रहिएगा शैला रज़ा साहिबा। मैं एक एक कमेंट ज़रूर ले लूँ चौधरी साहब से, इमरान साहब से, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ। इमरान साहब, ये जो शैला रज़ा साहिबा की गुफ्तगू है और जो आज अदालत में कार्रवाई हुई है, उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो मुज़ाकरात का मामला था उसको नाकाम कहा जाए या कामयाब कहा जाए? क्योंकि हुकूमत ने तो ये जवाब सबमिट कराया कि हम तो जी इस बात पे तैयार हैं कि कबल अज़ वक्त जो है असम्बली तहलील हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, मुज़ाकरात जो है ना उसका हमेशा जो नतीजा है ना पॉजिटिव ही निकलता है। उसकी बुनियादी वजह ये ज़रूर है कि शायद उस वक्त आपको महसूस हो रहा हो कि नहीं ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पे ज़रूर करते हैं। इन मुज़ाकरात की भी अगर आप बात करें तो हुकूमत ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया उसके मुताबिक आप देखें तो ये बात तो आई ना कि वो कहते हैं जी ठीक है हम अगस्त में असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। यानी बात आके रुकी कहाँ? रुकी इसी पे ना कि वो अगस्त में तो इमरान साहब वैसे ही असेंबली खत्म हो जानी, 12 अगस्त को उसकी ड्यू डेट है। देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमत और इमरान खान साहब में फ़र्क तो महीने 2 महीने का ही रहा ना। मामला ये है कि इशू इसमें क्या है, और अगर आप सिर्फ ये कि किसी के सर पे बंदूक रख के तो आप मुज़ाकरात पे बिठा दें और कहें कि अभी इतने वक्त में निकाल लो, तो शायद वो मुज़ाकरात उस तरह से हल नहीं हो पाते, उस तरह से उसका नतीजा नहीं निकल सकता। तो ये मामला अभी तो कहना बड़ा कबल वक्त होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फ़ैसला क्या करेगी, क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहरहाल एक रास्ता नहीं है। वो किस तरह से मुअज़्ज़िज़ जज साहबान अब ये कहेंगे कि हमारा ये फ़ैसला था तो उसमें क्या है। लेकिन अजीब से दुराहे पे आके हमारा मुल्क खड़ा हो गया। सियासी जमातें हों, हमारे इदारे हों, इदारे भी आमने सामने में, हाँ जी, बड़े ही अजीब से मामलात हैं। और शायद मैंने तो अपनी कम 33 साल सहाफ़ती कैरियर में उससे पहले पूरी लाइफ में इस तरह के मामला पहले नहीं देखे। चौधरी साहब चूँकि लॉयर भी, उनका एक लॉ का ओपिनियन भी हमारे सामने आ जाता है, लेकिन चौधरी साहब एक राय ये भी पाई जाती है कि बेसिकली हुकूमत ने ये सिर्फ एक डॉज कराने की शायद कोशिश की है जो आज ये जवाब जमा कराया है,
कि जनाब हम कबल अज़ वक्त कर देंगे। यानी अगर आप वैसे ही एक असेंबली 12 अगस्त को अगर तहलील होनी है और अगर आप उसको जुलाई के आखिर में कहीं तहलील करने के लिए रजामंदी दिखा रहे हैं तो बेसिकली तो फिर इलेक्शन वही अक्टूबर में ही जाके होने हैं, तो बात तो वही आप कर रहे हैं जो पहले आप कर रहे थे। तो ये फिर क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टाइम लेने के लिए एक धोखा दिया जा रहा है? देखिए समीना, असल में ये बात नहीं है। अब बात हो रही है एक दिन इलेक्शन की, उससे पहले एक आइनी बहरान पैदा किया गया है। आइन के मुताबिक आइन क्या है? आइन में अर्ज कर दूं कि आइन वो डॉक्यूमेंट है। ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी मुख्तलिफ ग्रोह हैं, पूरे पाकिस्तान से वो वोट लेते हैं और वो आते हैं असम्बली में, तो हर किस्म की मुख्तलिफ आरा होती हैं। उन आरा के मुताबिक जो है वो मामला नहीं चल सकता। तो आइन जो है वो डॉक्यूमेंट है जिस पे सबका एग्रीमेंट हुआ 1973 में। पीपल्स पार्टी के बड़ों ने भी बनाया और पीडीएम में शामिल तकरीबन तमाम जमातों ने, सिवाय नवाज लीग के, तो ये बात की पैदावार थे, उन्होंने इस पे एग्री किया कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे और अगर हमारे आपस में ख्यालात नहीं मिलेंगे तो आइन वो दस्तावेज़ होगी, वो मैकेनिज़्म होगा जिससे रियासत पाकिस्तान के मामलात हल होंगे। लेकिन आज अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने अरसा गुजरने के बावजूद और मार्शल लॉ की सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सीखने को तैयार नहीं। एक आइनी बहरान पैदा किया गया उस मुल्क में जहाँ पे पहले एक मुआशी, इक्तिसादी और सियासी बहरान ऑलरेडी था। एक आइनी बहरान को जन्म दे गया जिसकी वजह से फॉल्ट लाइन्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कि क्या करना है। बिल्कुल ये बात जो आपने की है, अगर हुकूमत पीडीएम जो है सिंसियर होती तो इतनी देर जो मुज़ाकरात हुए जिसमें ये 3 बातें हुई, अब तो हुकूमत के कोर्ट में बॉल था कि आप रेजोल्यूशन जो है वो कितनी जल्दी करते हैं ताकि ये क्राइसिस एंड हो। महसूस ऐसा हो रहा है कि पीडीएम की हुकूमत आखिरी मिनट, आखिरी घंटे तक अपने हाथ में जो आई पावर है वो नहीं जाने देती। अभी ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं हुए और इसमें तमाम जमातों ने अपना किरदार अदा किया है ना करवाने में। देखिए आइन के मुताबिक पंजाब की हुकूमत की बात करें तो परवेज़ इलाही की हुकूमत 1 वोट की बढ़तरी से खड़ी थी, यानी 186 की। वो तो क्लासिक केस था अवाम के पास दोबारा जाने को। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में असम्बली की तहलील की सूरत में जो है ये इलेक्शन होंगे। ये फरवरी 23 से मामला स्टार्ट हुआ और आज हम कहाँ पे आ गए हैं। तो इस सारे मामले को रुकावटें डालने में किसका किरदार है? आपके सामने है। कौन से इदारे पैसे रिलीज नहीं कर रहे? हुकूमती इदारे हैं ना। हुकूमती इदारे सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर रहे हैं। हुकूमत में पीपल्स पार्टी का भी एक शेयर है। चौधरी साहब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है वो उसको डिफाई किया है। एरोगेंस एंड डिफाइंस जो है वो हुकूमत की तरफ से नजर आ रही है और जिस तरह से अटैक किया गया पार्लियामेंट के अंदर से जजेस के ऊपर। अच्छा, यही सवाल मैं लेके जाना चाह रही हूँ शैला रजा साहिबा की तरफ। चौधरी साहब समीना, उस सवाल में ये भी शामिल कर दें कि चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, तो ये भी बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं जिनका ये ख्याल है कि ये बहरान भी सुप्रीम कोर्ट का ही पैदा करता है, उनका भी उसमें हाथ है। जो 63 आइन के आर्टिकल 63A की री राइटिंग की बात की जाती है, वो तो पहले जब असेंबली थी उस वक्त की बात है ना, कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो पहले की बात ताल्लुक ये मामला वो और मामला है, ये और आईनी मामला है। ये असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन का मामला पहले की बात है ना, जब पंजाब हुकूमत को रेज़ इलाही साहब की बनी, ये उस वक्त की बात है कि 63A मैटर कर रहा था। शुरू वहीं से हुआ मामला। तो अगर फिर इस तरह जाए तो फिर उस पहले क्या होता है, पहले भी यही होता था कि मौलवी तमीजुद्दीन की जो है असेंबली तोड़ी गई, सिंध कोर्ट से जो है उस कहा कि गलत तोड़ी गई, लेकिन फेडरल कोर्ट ने जो है उसको सही तस्लीम कर लिया। फिर आगे भी चलती जाए, अयूब के माशाल्लाह को भी कवर दिया गया। फिर अयूब ने भी अपने 62 के आइन की जो है खिलाफ वर्जी की कि सदर के बाद स्पीकर को चार्ज दिया जाता, वो याह्या को देके चला गया जब भी सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। तो पहले की बात करें ही ना, जहां से बहरान शुरू हो रहा है कि आपका काम रीराइट करना नहीं था, कि आप ये कहें कि असेंबली के अंदर जो बैठा होता है वो उसकी बात मानी जाएगी या उसकी, आप बैलेंस कर रहे हैं चीजों को, आपका काम बैलेंस करना नहीं था। ये क्या बात हुई कि उस पे तो मिट्टी डालो, ये तो एक अलग नहीं शैला साहिबा, ये आपकी बात ठीक है।
एक मिनट, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असेंबली गिराई गई और उसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा कि जी बिल्कुल गलत गिराई गई थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन के हालात हो गए तो अब आप इलेक्शन में चली जाएं। यही जो ने जो की असेंबली को किया, तो कब तक पहले पे खड़े रहेंगे? जहां से बुरान शुरू होता है जहां से प्रॉब्लम उसको आप बिगाड़ दें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना, जिसको आप बहरान का आगाज कह रही हैं, क्या वाकई वो बहरान का आगाज है भी या नहीं? क्योंकि एक राय जहां ये है कि ये बहरान का आगाज है, वहीं एक राय ये भी है कि ये तो बेसिकली हमेशा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और वफादारियां तब्दील करने के सिलसिले को खत्म कर दिया गया है। तो एक उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी है कि स्पिरिट है उसकी। लेकिन नहीं, मैं तो एक बात आपको कह रही हूँ कि ये आपका नजरिया है कि ये बहरान यहाँ से शुरू हुआ। ये जरूरी नहीं कि हर कोई इस बात से इत्तेफाक करे कि बहरान, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो एक अदना सी तालिब इल्म भी कानून की नहीं हूँ। मैं तो समाज को सुनती हूँ, उसके बाद कहती हूँ। कोई एक ऐसा नहीं है शख्स जिसने ये ना कहा हो कानूनदान के 63A रीराइट किया गया। क्या अदलिया का काम जो है वो आइन रीराइट करना या राइट करना है? इतनी सी बात है। आप वहां बैठ के बैलेंस कर रहे हैं चीजों को, तो इस तरह नहीं होता। इसके बाद आप कहें कि अब हम ईंट ही गलत रखते हैं कि अब ये फरमा दीजिए शैला रज़ा साहिबा, एक जो PMLN आपकी इत्तेहादी हुकूमत, बल्कि मेन वो ही इसको लीड कर रही है हुकूमत को और आप लोग उनके साथ हैं, उनकी तरफ से जजेस के ऊपर बड़ा एक एग्रेसिव स्टांस हमें नजर आ रहा है। क्या बिल्कुल पीपल्स पार्टी हू बहू उसी स्टांस की हामी है जो हम देख रहे हैं पार्लियामान में? और दूसरी बात ये कि अब तो ये भी बात की जा रही है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये भी किया जा सकता है कि अगर एक चीफ जस्टिस को बहाल किया जाए तो फिर एक चीफ जस्टिस को घर भी भेजा जा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। इस किस्म की अगर कोई फैसला करती है ये हुकूमत, तो क्या पीपल्स पार्टी इसमें शामिल होगी? देखिए, जहां तक पार्लियामेंट के आईनी इख्तियारात हैं उसके तहत जो भी काम किया जाएगा हम उसमें शामिल होंगे। अब ये बात भी की जा रही है कि एक बहरान और पैदा हो गया। अब आप कहेंगे इसको भी छोड़ दें कि असेंबली की कार्रवाई मंगाई जा रही है। इस पे भी सब कह रहे हैं कि ये राइट नहीं है अदलिया का कि वो ये मंगाए। हाँ, अगर उनके चीज़ों को चेक किया जा रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो मुकद्दस गाय तो कोई भी नहीं है ना। क्या सिर्फ सियासतदान ही जो वो क्या कहना चाहिए, सौतेले बच्चे? ये थोड़ा सा मुनासिब है। मुताबिक है ना मैम। अब देखिए, ये उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने खुद तो नहीं ख्याल लिया हुआ। नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ कि आइन में तो ये नहीं लिखा कि जज पेश हो रहे हैं, पेश हों। आइन में ये तो कहा हो सकता है कि भाई वो लिखा हुआ है क्या? ये अच्छा, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी को भी जुडिशल काउंसिल में जाना था, जुडिशल काउंसिल में होना चाहिए। बिल्कुल, वो एक अभी तक देखिए, मैं इस बात की हामी नहीं हूँ कि मुकद्दस गाय हो कोई, ये प्लीज आप समझ लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो अभी तक का तरीकाकार, अगर कोई ऐसी लॉ बनता है, कोई नया उसका तरीकाकार, तो बिल्कुल तमाम को, सिर्फ जितनी भी मुकद्दस गाय हमारे मुल्क में, सबको एहतसाब होना चाहिए। पार्लियामेंट अगर आइन के हद से बाहर निकलेगी तो वो भी नहीं निकल सकती, और अदलिया को भी जो है आइन की हद में रहकर ही काम करना है। तो जो काम आइन की हद में रहकर होगा पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, और हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो उसकी भी एक मर्तबा है, उसकी भी तौहीन नहीं होनी चाहिए और उसको काम करते रहने देना चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक को मैं समेटती हूँ आपके कमेंट से, और उसके बाद मैं बिलावल साहब के जो दौरा है उस पर आपकी ज़रूर राय लूँगी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो अब ये बात हो रही है असम्बलियाँ अर्ली तहलील करने के हवाले से, आपकी नज़र में क्या बजट पेश करने के बाद जून में ही असम्बली तहलील होने की हो सकती है ऑप्शन, या अभी भी पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ पे खड़ी है कि जो ड्यू डेट है उसकी असम्बली की मुद्दत पूरी हो? अभी असम्बली ने फ्राइडे को एक रेजोल्यूशन पास की है, उसको हाउस ने यूनानिमसली पास किया है कि सिंध असम्बली की कारकर्दगी बेहतरीन रही 5 साल में, और इसको अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे ख़त्म होना चाहिए। इस पर ऑपोजिशन ने और सब ने यूनानिमसली इसे पास किया है, और वज़ीर आला को ये राइट दिया है कि ये अपना टाइम पूरा करें। और यकीनन ये नेशनल असम्बली भी अपना वज़ीर आज़म अपना एतमाद का वोट ले चुके हैं। कोई भी वज़ीर आला ये नहीं कह सकता कि जी 112 उसे इजाज़त देता है। वज़ीर आला क्या है? वज़ीर आला एक MP है जिसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसकी असेंबली है, उसको अपने मेंबर से राय लेके काम करना होगा। जब वो बजट आता है तो उसको असेंबली पास करती है, जब कोई बड़े फैसले होते हैं उनसे असेंबली पास करती है, जब कोई और सरकारी काम होता है तो उसको कैबिनेट पास करती है।
तो वजीर आला अकेला कैसे 99% लोगों की 100% की इजाजत लेनी चाहिए। जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया था परवेज इलाही साहब ने, तब सबको पता था कि एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबली तहलील होनी है, लेकिन एनी केस इसको छोड़ते हैं हम यहीं पर। नहीं, उनका अपना बयान है। आप, मुझे तो हैरानी होती है, आप एंकर हैं, आप कैसे ये बात कर रही हैं? उनका अपना ही बयान, वो बात सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये सबको मालूम था ना, खुद परवेज इलाही साहब को भी मालूम था। गली से नहीं निकले, आप पतली गली से नहीं निकले। उनका वाज़े बयान था कि 99% मेंबर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। यहाँ तक के कि वो इतने आजिज आ गए थे कि जब फवाद चौधरी की बात पकड़ा गया तो उन्होंने कहा इस मोटे नू पहले फड़ लिया जाता तो असेंबली ना टूटती। ये ऑडियो दिखाई थी। मैं आपकी बात पे ये नहीं कह रही कि वो खुद करना चाहते थे, यानी वो एक अलग बात है, राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये बात सबको पता थी कि जब ये असेंबली में वोट देंगे तो उसके बाद 99% नहीं चाहते, उन पे दबाव था, उन पे दबाव था, वरना ये रेफरेंस क्यों तैयार वोट दिया, लेकिन उन्होंने परवेज इलाही को वोट दिया। चलिए तो आप चैलेंज कर लेते हैं मोहतरमा, आपने चैलेंज भी तो नहीं किया, आप उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, और आपका तो पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सिंध असेंबली है, उसको चलाएं। आइन कहता है कि जिस सूबे की असेंबली टूटेगी उसमें 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अब वो इलेक्शन नहीं हुए, आइन का कला कमा किया गया है, उसमें आपकी पार्टी का बहुत हाथ है, ये भी रिकॉर्ड की बात है। हजरत, मुझे आप नजर नहीं आ रहे। जी आप बोले, लेकिन हम क्योंकि प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे एंकर्स को डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम अपना प्रोग्राम कैसे चलाएंगे। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूं, मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब इस बात को समीना इज अ वेरी ग्रेट कंडक्टर, और वो उनको प्रोग्राम कंडक्ट करने का पूरा हक है। सवाल का मुझे बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था। मैं समझी आप पार्टिसिपेंट है, मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे सामने टीवी नहीं है। अगर ये असेंबलियां गलत टूटी थी तो ये रेफरेंस क्यों तैयार हुआ कि इन्हें बहाल कर दिया जाए? आपको चैलेंज करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। पहले आपसे ये सवाल किया, आपने कहा ये आपकी कमजोरी थी। लोगों ने उसकी अगर आप लोग एक्सेप्ट किया बिल्कुल, तो हमने अगर नहीं चैलेंज किया तो अदालत का काम था इस पे खुद और फिर केस भी नहीं लड़ा, केस पे भी आप लोग बायकॉट करके बैठ गए, और फिर आपके उसके बाद आपने जजेस के ऊपर चढ़ाई कर दी। अदालतों में केस लड़े जाते हैं, अदालतों में ख्वाहिशात जो है वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। जी, तो ख्वाहिशात तो ये भी है कि दूसरे लोग अपनी असेंबलियां तोड़ दें, हम तो नहीं तोड़ सकते। ख्वाहिशात तो ये भी है कि वक्त से पहले डिसॉल्व हो जाए, हम तो नहीं करेंगे। ख्वाहिशात तो ये भी है कि वही बात आ गई ना शैला रज़ा साहिबा, वो जहाँ पे टूटी हुई है फिर वहाँ इलेक्शन हो लेने दें, फिर जहाँ आप लोग ना तोड़े, अगर नहीं तोड़नी तो आइन के मुताबिक तो उसमें होने है ना। ये अफोर्ड ही नहीं हो सकता, हम 1 यूनिट नहीं बनने देंगे इस सिस्टम को। एक मुझे अपना कमेंट दे दीजिए, फिर मुझे बाद में आगे भी चलना है। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन हो रहे थे, जाने से पहले ही लोग कह रहे थे कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, और बहरहाल उनका फैसला था कि वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन जयशंकर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे पर, कि उनके साथ जो वही सलूक किया गया जो एक दहशतगर्दों के प्रमोटर मुल्क के साथ, तर्जुमान के साथ होना चाहिए, बड़ा तज़हीक आमेज़, और एज ए पाकिस्तानी हम सब उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इससे ये बात साबित होती है कि फिर जो लोग कह रहे थे कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, तो वाकई नहीं जाना चाहिए था? असेंबली का इत्मीनान लेके गए हैं वो। अगर कोई बाहर बैठा शख्स बात कर रहा है तो वो असेंबली में करे, वो असेंबली के एतमाद के साथ गए। उसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब कोई कदम उठाया तो असेंबली का एतमाद लिया। भारत से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? ये कोई भारत का तो कोई अपना ज़ाती प्रोग्राम था नहीं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया हो। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस, शंघाई की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, हाँ बिल्कुल, शंघाई ताउन या कॉपरेशन कह दें, तो वो कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमें जाना था, हमें अपनी बात रखनी थी। हमें फ़ख्र है कि हमारा यंगेस्ट वज़ीर ख़ारजा ने ये नहीं किया कि कश्मीर पे खामोशी कर लियो। उसने वही मौक़िफ़ रखा जो कश्मीर के लिए एक दिलेर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को देना चाहिए था। उस सरज़मीन पे बैठ के उसने ये बात की, और वहाँ पे ये सवाल उनके लिए एक खिसियानेपन का तो नमूना है कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है, तो उनके जो वहाँ पे इतने ढेरों कांसिल खाने हैं वो क्या हो रहे हैं, किस रास्ते से हमारे यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं,
कलभूषण है, सब कुछ है, ये एक उनके मुंह पे तमाचा था। फिर ये इतनी जल्दी तो बर्फ पिघलने वाली भी नहीं, और पता नहीं कब पिघले। पुलवामा का उनका कारनामा हमारे पास है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पे हैं और हमने ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम किसी भी सरजमीन पे हों, हमारे पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव अपने मौक़िफ़ से। साहिबा, आपने भी कहा कि ये तो भारत का कोई पर्सनल या उनका अपना तो कोई इवेंट नहीं था, लेकिन इसी तरह इवन क्रिकेट के भी कोई इवेंट होते हैं ना जो आईसीसी की तरफ से होते हैं, वो भी भारत पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहता। एशिया कप में भी वो अपना मैच दुबई में खेलते हैं आके। देखिए, वो नहीं खेलना चाहे। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रही हूँ जहां पर वो इतना ज्यादा पाकिस्तान का एक सिफारती कट ऑफ करके रखते हैं कि वो क्रिकेट तक खेलने नहीं आते। वहां पर ये बात हो रही है कि उन्होंने इतना बड़ा इकदाम भी उठाया हुआ है 5 अगस्त का। अगर हम उनकी सरजमीन पर जाते हैं और फिर वो उस चीज को एक्नॉलेज करने के बजाय उल्टा तज़हीका में इस गुफ्तगू कर देते हैं, वहीं पर इवन थे। वो सिर्फ एक होस्ट हो सकते हैं कि तमाम वज़राए ख़ारजा जो थे रशिया के, चाइना के, हमारे, कि वो उनको करें। लेकिन अगर उनकी तहजीब भी ये सिखाती है कि एक मेज़बान को कैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के इलेक्शन को मद्देनजर रखा। उन्होंने ये बता दिया कि ये मोदी जहनियत की सरजमीन है, जहाँ पे गुजरात में खुलेआम जो है वो ऑर्डर था कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। वहाँ पे ये तक कह देना एक वजीर खारजा का कि एक भी मुसलमान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा काम था कि एक जो है ये 4 फरीक़ैन पे मुश्तमिल जो एक ये वज़राए ख़ारजा की थी, इसके अलावा दोस्त ममालिक के भी मंदूबीन वहाँ थे, कि अगर उसमें एक भी हट जाए तो वो ख़राब हो जाता, हम उसे कामयाब करें। ये एक होस्ट की चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन ये कहा जाता है कि अपने घर आए वाले की कैसे इज़्ज़त की जाती है। अगर वो नहीं कर सके तो मैं नहीं समझती कि इंटरनेशनल फोरम पे इसे सराहा गया होगा और कहीं भी सराहा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर की बात तो की, लेकिन क्या उन्होंने वहां पर हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात कोई की या उनके साथ कोई इस तरीके से इज़हार यकजहती किया जिससे ये हमें लगे कि पाकिस्तान, क्योंकि जब मियां साहब नहीं मिले थे हुर्रियत की आदत से, तब भी ये बड़ी तनकीद हुई थी उस वक्त पीपल्स पार्टी। ये इतना लंबा तो विजिट नहीं था, लेकिन अगर हमारे ऊपर जब कोई बात की गई तो हमारा मौक़िफ़ तो उनसे कश्मीर ही रहा ना, और दहशतगर्दी रहा। हम कैसे भूल सकते हैं उनके एक तो कलभूषण को, और फिर एक वो जो उनका पायलट हमारे यहाँ गिरा था और जिसको हमने चाय पिला के रुखसत किया था। हम उनके इक़दामात भूल तो नहीं सकते ना। चलिए आप साथ रहिए शैलजा साहिबा, मैं जरा आगे बढ़ने के लिए, खित्ते की तरक्की के लिए, अपने दोस्त ममालिक के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़े कि जहां आपको मालूम हो कि ये इस्तकबाल होगा, वहां पे आप अपनी बात कह के आ जाएं। ये सबसे बड़ी बात होती है। और सबसे घटिया बात ये होती है कि आपका दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि घर आए लोगों से आपको कैसे मिलना है। डिप्लोमेटिक मामलात को ऐसे डील नहीं किया जाता जैसे भारत ने किया। बिल्कुल, इसकी तो सबने कंडेम किया इसको, बल्कि मैं इवन देख रही थी, राइट शैलजा साहिबा, इस पे तो इवन ऑपोजिशन ने कंडेम किया है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी साहब के भी मैंने रिएक्शंस देखे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है कि जो जयशंकर की तरफ से स्टेटमेंट आया। लेकिन इमरान साहब, आपके ख्याल से ये एक बेहतर फैसला था कि मामलात इंडिया के साथ जिस नहज पर थे उसमें तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इसी किस्म की वो हरकतें करेंगे, और जो उन्होंने की तो ये बेहतर था उनका जाना। उन्होंने क्या इससे कुछ गेन किया है बिलावल से? समीना, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला था और गेन किया है। अच्छा। क्या गेन किया? ये गेन किया कि एक दफ़ा फिर इंडिया का एक जो नाम नहाद जमहूरियत वाला चेहरा, जो वो कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, सबसे बड़े वो डेमोक्रेसी के चैम्पियन बनते हैं, उनका एक दफ़ा फिर सेकुलर होने का जो दावा है उसको नीस्तो नाबूद कर दिया बिलावल के इस दौरे ने। देखिए, बिलावल भुट्टो की तर्ज सियासत से, उनके मामला से, उनकी सोच से आपको 1001 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी के और बतौर एक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के, मुझे आप ये बताएं कि अगर आप ना जाती तो इंडिया की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ना था? आपने, उसने फिर भी यही करना था। और अगर कोई पाकिस्तानी या कोई शख्स ये सोचता है कि इंडिया जो है उसमें बड़ी को कर्टसी हो सकती है, या तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हम सबको पता था कि वो ऐसा करेंगे, शायद उन्होंने कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिलावल अगर वहाँ गए, बहुत अच्छा किया, दुनिया को दिखाया, और फिर वहाँ बैठ के बिल्कुल हुर्रियत के रहनुमाओं से वो बात कर लेते, मुलाकात कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वहाँ बैठ के कश्मीर की बात करना, वहाँ बैठ के
कलभूषण यादव की बात करना और ये सारे मामला को बात करना, देखिए हमने एक वतीरा बना लिया कि हम हर चीज़ को क्रिटिसाइज करके दूसरे को बुरा कह के अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि बतौर एक पाकिस्तानी अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया या अच्छी कोशिश की है तो हमें उसको सराहना भी चाहिए। बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बिलावल ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और जैसे शैला साहबा फरमा रही थी, वो जाने से पहले उन्होंने पार्लियामेंट से जो इस पे राय ली और पार्लियामेंट के मुश्तरका फैसले के बाद वो गए, तो फिर ठीक है, हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट ने अगर उन्हें ये मैंडेट दिया कि वो जाएं तो बिल्कुल अच्छा किया, गए और वहाँ पे बात की। कम अज़ कम आज ये तो हो रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात तो डिस्कस हो रही है और बिलावल ने वहाँ क्या बात की वो भी हो रही है और इंडिया का रवैया भी डिस्कस हो रहा है। ठीक, वो एक्सपोज हुए तो डिस्कशन में आना ही एक वो कामयाबी भी है। ठीक है चौधरी साहब, आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुने, लेकिन एक तासुर ऐसे मिलता है कि जैसे पता नहीं कि पाकिस्तानी बहुत कोई जा रहा है, मरा जा रहा है, इंडिया से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हम चले भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो एक हार्ड स्टांस दिखाना चाहिए इंडिया को वो हम नहीं दिखाते हैं और इसी बात का वो हमेशा फ़ायदा भी उठाते हैं। जो उनका दिल चाहता है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाते हैं और किसी फोरम का लिहाज नहीं करते। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो हार्ड स्टांस लेने का एक हो सकता था पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि वो जाकर कुछ गुडविल जेस्चर दें, क्योंकि वो तो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। सबसे पहले तो जो जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सफारती असूलों की बिल्कुल नफी थी। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को मुखातिब किया और पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए, मैं तो करता हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस उसके जवाब में जो है फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें उनको एक प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये जयशंकर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक तहज़ीक पाकिस्तान की हुई है और इसमें पाकिस्तानी अवाम की हुई है और इसमें हमें अपनी जो जवाब है वो देना चाहिए था। जहाँ तक SCO की दौरे का जो मकसद था, मैं नहीं समझता कि कश्मीर या जो उस मामले के ऊपर को बिलावल साहब इतने तैयार थे और ये फॉरेन ऑफिस भी इतना तैयार था। इंटरनेशनल मीडिया को भी एंगेज नहीं किया जा सका। वो बातें जो उन्होंने आके यहाँ पे की हैं, ये बातें वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के साथ होनी चाहिए थी या फोरम्स पे ज़्यादा तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब न दिया जाए। ये बतौर कौम, बतौर मुल्क ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम इन इल्ज़ामात का जवाब दें। दूसरी, जहाँ तक आपकी बात समीना, ये है आपको एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी। एक तो इंडिया को सेकुलर रियासत का आज कोई वहाँ पे तसव्वुर नहीं है। जो सेकुलर रियासत होने का क्लेम है वो वहाँ पे नहीं किया जाता। जब से पिछले 10 सालों से बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है, उनका वहाँ पे जो रिलीजियसिटी है या एक मजहबी रंग है वो बहुत ऊपर आया है और उनकी हर चीज़ के ऊपर एक मज़हब का अंसर गालिब है, उनकी माइनॉरिटीज़ के ऊपर। अभी इंडिया में अमेरिका का जो रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, हम उसको भी हाईलाइट नहीं कर सके हैं प्रॉपर तरीके से वहाँ पे। हालांकि उसमें इंडिया के ऊपर कैटेगोरिकल कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं उन फोरम्स की तरफ से जो थर्ड है। और पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का खुद शिकार है। पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हम रोज़ाना जाने दे रहे हैं। हम इस दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं कर सकते। और फिर भी भारत का तो एक पुराना राग है चौधरी साहब, इसकी अब हैरानी भी हम क्या करें, ये उनका पुराना राग है। उन्होंने बात नहीं करनी होती तो हर वक्त यही राग लाते रहते हैं। उसकी वजह ये है ना कि भारत की जो सुपीरियरिटी है, ये मानने की बात है कि जो इकोनॉमिकली, देखिए अभी इंडियन आज़ाद लोग हैं वो वेस्ट के टॉप बैंक्स के हेड लग रहे हैं, वो बैंक्स जो कि दुनिया चलाते हैं। इस बात के ऊपर हमें जो अपनी नाकामियां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, नाकामियां और कमजोरियों को भी देखना चाहिए। राइट, जो सब मुझे ब्रेक की तरफ जाने ठीक हो गया। बड़ा अच्छा आपने समझा। शैला रज़ा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ इकोनॉमी की भी खबर लेंगे। ये हमारी कमजोरियां, बुनियादी तौर पर उसकी वजह यही है कि हम मईशत में इतने कमज़ोर हैं कि फिर वही बात है कि हर कोई हमें दबाने की कोशिश करता है। जब तक हम मईशत अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक फिर पाकिस्तान की से उस तरह से होना बड़ा मुश्किल है इस तरह के फोरम्स पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे इकोनॉमी की सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाजरीन। और बजट की आमद है, जाहिर है अगले महीने बजट पेश होता है जून में, और इस वक्त सूरत हाल ये कि 2 सूबों में निगरान हुकूमतें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या निगरान हुकूमतें मजाज हैं इस बात की कि वो पूरे अगले 1 साल का बजट जो है वो पेश कर दे इन सूबों के लिए। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसकी भी एक कोशिश है कि ये बजट जो है ये कोई ज़बरदस्त किस्म का पेश किया जाए जिसमें आवाम के लिए रिलीफ के लिए ख़जाने खोल दिए जाएं, ख़जानों के मुंह खोल दिए जाएं, और उसके बाद फिर बेशक इलेक्शन में जाया जाए। तो क्या उसके लिए ये मुमकिन भी हो पाएगा या नहीं, जबकि IMF इस बजट पर कड़ी नज़र रखे हुए है कि हुकूमत क्या यहाँ पर करेगी। तो बजट की तैयारियों के हवाले से भी, IMF के साथ मुआहदे के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन इमरान साहब बेशतर से मैं आपके आऊँ, मैं ज़रा पहले चौधरी साहब से ये बात पूछ ही लूँ कि चौधरी साहब ये जो निगरान हुकूमतें हैं, क्या ये इस बात की आईनी तौर पर मजाज हैं कि ये दोनों सूबों का बजट पेश करें, क्योंकि इस वक्त तो वही हैं और नज़र भी यही आ रहा है कि ज़ाहिर है अभी 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहा, तो मीन्स के यही लोग बजट पेश करेंगे। समीना, इसका हल आइन में मौजूद है। आइन में आर्टिकल 86 है जो ये कहता है कि 120 दिन तक, यानी जून के बाद 120 दिन तक बजट अगर ना पेश किया जा सके तो जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं वो चलाई जा सकती हैं। और बजट की जो निगरान हुकूमतों का जो इस सिलसिले में किरदार है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि वो आइन की जो रूह है और लेटर जो है उसके मुखालिफ है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक हाकमियत आला अल्लाह ताला के पास है और हाकमियत आला के इख्तियारात जो हैं अवाम पाकिस्तान अपने चुनीदा नुमाइंदों के ज़रिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा बजट को जो है, ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस रही और एको आई इसकी, जिसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस साहब ने तुझे मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि हमारा क्योंकि काम सियासत नहीं है, हम सिर्फ आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की हमने कसम दी हुई है, तो इसके ऊपर हम अमल दरामद हम करवाना चाहते हैं। तो अमल दरामद के जो सिलसिले में आर्टिकल 86 है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 86 को आप मद्देनज़र रख के, तो इसीलिए जो मैकेनिज़्म जब कॉन्स्टिट्यूशन पे आप अमल करते तो ये परेशानियां नहीं आती। ठीक है। अब क्योंकि उस पर अमल नहीं हुआ है एक चीज़ के ऊपर, तो एक मैकेनिज्म है ना, यानी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर है, तीसरी, इस तरह से एक सर्कल चलता है। वो सारा कुछ तो इसको जो पहले ही नहीं स्टार्ट किया गया तो ये मामला तो आने, लेकिन डिस्टर्ब हुआ, ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, आपके ख्याल से ये बजट के साथ ही लिंक्ड है ये बातचीत भी, जो मुज़ाकरात की भी बात चल रही है कि बजट दे लें और फिर उसके बाद, और ख़बरें ये आ रही थी कि ये तय हुआ था PMLN के भी जो अंदरूनी मीटिंग्स हैं कि जनाब बजट में बड़ा रिलीफ दिया जाए आवाम को और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाना भी पड़े तो कोई इतना शायद बड़ा मसला ना हो। आपके ख्याल से क्या इस इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ हुकूमत इस काबिल होगी कि बजट में आवाम को कोई ऐसा खातिर खा रिलीफ दे दे कि आवाम खुश होकर वोट डाल दें? समीना, रिलीफ दे कैसे सकते हैं? मुझे आप ये बताएं कि ये जो नवा जायज़ा है IMF का, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये आवाम की जान लेके छोड़ेगा। जो बातें सामने आई हैं, या नाथन पोर्टर जो हैं उनके मिशन चीफ, उनके जो मुज़ाकरात की चीज़ें सामने आई हैं, उनके जो मुतालबात की चीज़ें आई हैं, तो ये आप यकीन जाने तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो सारा दिन तमाम TV चैनल्स पे और तमाम जगहों पे तबसरे करते रहते हैं ना, किसी को तौहीन अदालत की फ़िक्र है, किसी को तौहीन पार्लियामेंट की फ़िक्र है, बड़ी जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, किसी को तौहीन आवाम की फ़िक्र नहीं है। असल तो फ़िक्र आवाम की होनी चाहिए। ब्लूमबर्ग की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह जो है ना पाकिस्तान में वो रही है 37.2%। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह थी, क्योंकि और वैसे भी 1964 के बाद पाकिस्तान में शरह इतनी पहुंची। और आपको ये सुन के और हैरत होगी कि श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट मुल्क है एक, उसमें अब कमी हो रही है, वहाँ पे ये शरह थी 35.6%। यानी आपकी महंगाई की शरह एक डिफॉल्ट मुल्क से भी ज्यादा है। तो फिर हमें मान लेना कि अब भी डिफॉल्ट ही हो गए। नहीं, डिफॉल्ट नहीं हुए, आप डिफॉल्ट नहीं हुए, लेकिन आपकी हरकतें आवाम को कंगाल सर, हफ्तावार जो महंगाई की शरह 48% रही है। हफ्तावार को छोड़े, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये देखें कैसे छोड़ दे सर, मैं आपको बताता हूँ, वो हमें नहीं छोड़ेगी। देखिए, आवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं। आवाम को कोई इलेक्शन के चक्कर में डाल रहा है, कोई आइन के चक्कर में डाल रहा है, कोई जमहूरियत के चक्कर में डाल रहा है। अवाम को ऐसे गन चक्कर में डाल दिया कि अवाम को समझ नहीं आ रही। चक्कर से हमें कौन निकालेगा? डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, इनसे जानते हैं। सर, पहले तो ये फरमा दीजिए,
IMF की कड़ी शराइत हैं, हुकूमत ये चाहती है जो बजट आए उसमें आवाम के लिए रिलीफ दे सके, जबकि इस वक्त महंगाई की शरह पहले ही हफ्तावार जो आज शरह पता चल रही है 48% है। तो इस तरह की महंगाई में कितना रिलीफ दे पाएगी हुकूमत सख्त शराइत के साथ? देखिए, दो बातें हैं IMF के हवाले से। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसीज हैं और जो गलत माशी पॉलिसीज हैं जिनके नतीजे में हमारे पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं और फिर हम मजबूरन जो है वो IMF के पास जाते हैं। तो IMF हमारे पास नहीं आता, हम IMF के पास जाते हैं और हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलतियों की बुनियाद पे IMF के पास जाते हैं। दूसरा, आपने जिक्र किया कड़ी शिकायत का या शिकायत का, कड़ी शराइत का। देखिए, अभी 9th रिव्यू की बात हो रही है, कोई नए प्रोग्राम की बात नहीं है। प्रोग्राम जो है ये निगोशिएट किया गया था 2019 में, जब PTI की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। ये शराइत उसी प्रोग्राम के अंदर। इस वक्त तो सिर्फ 9th रिव्यू में जा रहे हैं और ये 9th रिव्यू में हमें पिछले साल अप्रूव हो जाना चाहिए था। अब तो टाइम आ गया है 10th और 11th रिव्यू का और ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है जून के आखिर में। 30 तारीख प्रोग्राम तो हो जाएगा खत्म। 9th रिव्यू अभी तक हमने अप्रूव नहीं किया या वो उसमें हम कामयाब नहीं हुए। अब आप गौर कीजिए कि बाद जो नया माली साल आएगा उसमें हमारी जिंदगी, हमारी मईशत जो है के बगैर नहीं चल सकती। हमें इससे भी बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा। कोई 28 आवाज़ कुछ मुझे कम आ रही है, डॉक्टर साहब की ड्रॉप हो रही है या हो रही है? डॉक्टर साहब की शायद कुछ सिग्नल्स का। लेकिन डॉक्टर साहब ये बातें आपकी अपनी जगह ठीक है, जो आगे हॉरिबल एक नक्शा है, लेकिन मैं आपकी तरफ ज़रा दोबारा आती हूँ, तब तक ऑडियो फिक्स करते हैं। लेकिन ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है इस वक्त कि जो महंगाई की शरह है वो 48%। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, अभी हमारे साथ नहीं। ठीक है इमरान साहब, आपसे जो आप भी बात कंटिन्यू कर रहे थे, मैं उसी को थोड़ा आगे लेके जाती हूँ। ये बात ही कर रहे हैं कि 9th रिव्यू हो या 10th रिव्यू हो, मैं तो ये सवाल करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इस वक्त आपको लग रहा है कि आप ये बात कर रहे हैं कि रशिया से हम ऑयल भी ले लेंगे, उसके बाद दोस्त ममालिक हैं वो भी पैसे दे देंगे, तो उससे कुछ एतमाद अभी तक IMF का तो अभी तक तो बहाल नहीं हुआ, उससे कुछ बहाल हो जाएगा और फिर IMF का पैसे आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा जो इनकी ट्रांसफर कहानी है? समीना, देखें, बात ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि अभी तो ये पिछला प्रोग्राम है, वो ख़त्म हो जाएगा तो अगला प्रोग्राम जिसमें आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए, शराइत भी ज़्यादा होंगी। अभी देखें, पाकिस्तान ने उनसे ये कहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं जो वो $3 अरब की माली मावनत जो है ना उसका उन्होंने वादा किया है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ वादा ही है, उन्होंने दिए नहीं मजीद। चीन ने आपको दे दिए। अब आप कितनी देर तक मांग तांग के गुजारे करते रहेंगे? IMF भी आपसे इसीलिए अब कहती है कि नहीं भाई, अब वादों की बात नहीं है, अब जब आएंगे तो तभी बात होगी। तो डॉक्टर साहब से हमारे साथ राब्ता है जी। डॉक्टर साहब, ये जो बात अभी ये डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ समीना, कि जो ये हुकूमत चाह रही है कि एक सियासी बजट पास करना, तो ये इतलात है कि IMF से अप्रूव करा के आप बजट देंगे। वो पहले कह रहे हैं कि जो बजट आपने देना है वो हमसे अप्रूव करवाएं। तो क्या ऐसी सूरत में ये मुमकिन है कि, क्योंकि हुकूमत जो है वो इलेक्शन को डिले कराने के लिए बजट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही है कि जी हमने बजट देना है या बजट के बाद हम अदालत में जाएंगे इलेक्शन में, तो क्या ऐसी सूरत हाल बनेगी क्या? देखिए, जब आप सियासी बजट की बात करते हैं तो उसमें मेन मामला आता है सब्सिडीज का। सब्सिडीज क्या हुकूमत दे पाएगी और क्या उससे कोई सियासी फायदा उठा पाएगी? तो ये तो IMF ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि बजट जो है वो IMF की अप्रूवल के बगैर नहीं बन सकेगा। देखिए, इस वक्त कुछ हमारे बैरूनी मसले हैं। जो हमारा अंदरूनी सबसे बड़ा मसला है वो 18वीं अमेंडमेंट के हवाले से है, जो 18वीं तरमीम है। अब उसके तहत हमने करना ये है कि 57.5% जितने भी बाकी हुकूमत की आमदन है वो कानून और आइन के तहत या 18वीं अमेंडमेंट के तहत हमें सूबों को बांटनी है। वो सूबों को बांटने के बाद आप सोचिए कि लगभग 5000 अरब बचता है वफाकी हुकूमत के पास, और इस साल
5,000 अरब से ज्यादा सूद की मद में अदायगी कर जी। मतलब ये हुआ कि ऐसे जब कहाँ सूद की अदायगी तो विफाकी हुकूमत बिल्कुल लास्ट मिनट ही रह गए डॉक्टर साहब, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, क्या निगरान हुकूमत के साथ IMF निगोशिएट कर सकता है, उसके साथ मामलात आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि ये भी बड़ी बात हो रही है कि जी इसलिए भी हम असम्बलियाँ पहले नहीं तहलील कर सकते कि बजट देना है और निगरान हुकूमत के साथ IMF नहीं चलेगा, इसकी क्या हकीकत है? देखिए इसमें ग्रे एरिया है। तारीख ऐसी रही है कि IMF ने पाकिस्तान में, दुनिया में जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, जो परमानेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है, उनके साथ डीलिंग की बहुत कम की है। क्या पाकिस्तान की एक इंटरिम गवर्नमेंट के साथ IMF डीलिंग करना चाहेगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब IMF के पास ही है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर सलीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया जी। आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।